नमस्कार। आज की विषय वस्तु है टीचर ऑटोनॉमी, मतलब शिक्षक स्वायत्तता। शिक्षक स्वायत्तता अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपकी जो पुस्तकों में दिया हुआ है वो या तो विश्वविद्यालय ऑटोनॉमी दी हुई है, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, लेकिन शिक्षक स्वायत्तता नहीं दिया हुआ है, जबकि पाठ्यक्रम में शिक्षक स्वायत्तता है। इसलिए ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षक स्वायत्तता में क्या क्या शामिल किया जाएगा। और सबसे पहले जानने के लिए आवश्यकता है कि ये आखिर शिक्षक स्वायत्तता है क्या, और इसमें स्वायत्तता शब्द जो है उसको अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। तो शिक्षक स्वायत्तता से आशय उस शक्ति से है जिससे एक अध्यापक को अपना स्वयं पर फैसला करने का अधिकार मिलता है। यानी एक अध्यापक अपने ऊपर स्वयं पर फैसला कर सकता है, वह अधिकार उसको मिलता है। यहां पर फैसला से तात्पर्य स्वयं के दायित्व बोध के निर्वहन हेतु उपयुक्त विधि के प्रयोग से लिया जा सकता है। यानी कि उसे बहुत सारे कार्य करने होते हैं और उन कार्यों का निर्वहन वो कैसे करेगा, उनको करने के लिए जो निर्णय लेने की आवश्यकता है उसके लिए वो वहां पर स्वायत्त है। आप ये समझिए, स्वायत्त और स्वतंत्रता में फर्क है। तो हम यहां पर केवल बात कर रहे हैं स्वायत्तता की। तो यहां पर जो अभी मैंने बताया आपको कि फैसला से तात्पर्य स्वयं के दायित्व बोध के निर्वहन हेतु उपयुक्त विधि के प्रयोग से लिया जा सकता है। वह अपने कार्यों के संपादन हेतु संप्रभु है। वास्तव में स्वायत्तता एक प्रकार की संप्रभुता है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने संप्रभुता शब्द को सुना होगा, तो मैं भी यही कह रहा हूं कि यह एक तरह की संप्रभुता है। वहां राज्य की संप्रभुता की बात है, यहाँ व्यक्ति की संप्रभुता की बात है और अध्यापक की संप्रभुता की बात है। और जिससे होता क्या है कि उसके निर्णय लेने में उत्तमता यानी कि क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोच सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है, उसका लेवल क्या है उसके हिसाब से वो निर्णय लेकर के फिर उन्हीं कार्यों को संपादित करता है जो कि कार्य पहले से पूर्व निर्धारित हैं। तो आप ये समझिए कि इस उक्त विवेचन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि स्वायत्तता से आशय है कि किसी अन्य के हस्तक्षेप के बिना व्यक्ति विशेष, राज्य, संस्था का देश के अधिकार क्षेत्र में विषयों और मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेना। यानी कि वह स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है और स्वतंत्र निर्णय के आधार पर जो कार्य करता है उससे अंततः वही होता है जो उद्देश्य निर्धारित हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति ही होती है। एक बहुत अच्छे विचारक हुए कॉलिंस महोदय, उन्होंने कहा कि स्वायत्तता का अर्थ उस योग्यता से लगाया जा सकता है। किस योग्यता से? जो व्यक्ति को दूसरों के कथनों या विचारों से प्रभावित होने के बजाय स्वयं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। आप समझिए, दूसरे के निर्णय से दूसरे को उससे प्रभावित नहीं होना है, आपके स्वयं निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। तो अध्यापक स्वायत्तता से मैं समझ रहा हूं आपको मस्तिष्क में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि अध्यापक स्वायत्तता से मतलब उस व्यवस्था से है जिसमें कि वो स्वतंत्रतापूर्ण निर्णय ले सकता है कि वो किस तरह से अपनी चीजों को पढ़ाएगा, यानी उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं की क्षमता का कैसा प्रयोग करेगा। अब हम विचार करते हैं कि इसको जो टीचर्स ऑटोनॉमी है, शिक्षक स्वायत्तता है, इसको एक अध्यापक के दृष्टिकोण से किन भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से उसके परिक्षेत्र हो सकते हैं और क्या क्या उसके कार्य हो सकते हैं। तो दो परिक्षेत्र, एक तो विद्यालय परिक्षेत्र में इन स्कूल प्रेमिसेस और एक विद्यालय परिक्षेत्र के बाहर यानी कि आउटसाइड स्कूल प्रेमिसेस। तो या तो विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर, दो तरह के हैं। अब हम विचार कर लेते हैं कि विद्यालय परिक्षेत्र में कौन कौन से कार्य उसके द्वारा संपादित किए जाते हैं और जिसमें उसे ऑटोनॉमी चाहिए, स्वायत्तता चाहिए। और ये स्वायत्तता सहज रूप से आप देखते हैं कि लगभग मिली हुई सी होती है। तो हम पहले बात कर रहे हैं विद्यालय परिक्षेत्र में इन स्कूल प्रेमिसेस। इसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम संप्रेषण। पाठ्यक्रम तो निर्धारित है, अब उस पाठ्यक्रम को किस तरह से दिया जाए ये उसके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। जहां पर ईयरली एग्जाम होते हैं वहां पर अगर मान लीजिए 5 यूनिट है तो वो अपने हिसाब से अरेंज कर सकता है कि कौन सी यूनिट कब पढ़ाई जाए और किस तरह से उस पाठ्यक्रम को संप्रेषित किया जाए।
तो ये जो निर्णय है ये उसके स्वयं के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई विद्यालय अपने यहाँ परीक्षा भी कराने जा रहा है तो वो उस कमेटी में उस बात को रखते हैं कि हाँ ये और ये यूनिट रहेंगे इस टेस्ट में, चाहे वो भले ही पहली और पांचवी ही क्यों ना हो। तो मेरा मतलब यह है कि पाठ्यक्रम का संप्रेषण किस तरह से हो इसके लिए वह स्वायत्त है। दूसरी बात, शिक्षण विधियों के प्रयोग में किसी चीज को समझाने के लिए कौन सी विधि उत्तम रहेगी, ये अलग अलग अध्यापक पर डिपेंड करती है और इसीलिए शिक्षण विधि उसके हिसाब से प्रयोग में लाई जानी चाहिए कि वह कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा है, कौन से चार्ट इकट्ठे कर रहा है, कौन से मॉडल संप्रेषित कर रहा है, किस चीज से उदाहरण दे रहा है, इस सारे के लिए वो जो है वो स्वायत्त होना चाहिए। तो दूसरा जो क्षेत्र हुआ विद्यालय परिक्षेत्र के अंदर, वह शिक्षण विधियों के प्रयोग से संबंधित है। और तीसरी बात, विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण एक बड़ा परिक्षेत्र है और विद्यालय का वातावरण चूंकि बड़ा परिक्षेत्र है इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। अगर हमने उस स्थान का वातावरण ऐसा बना दिया जो कि अधिगम योग्य है, जो बच्चे को अच्छा लगने लगे, तो बच्चा वहां नित्य प्रति आए और अधिगम करे, अधिगम की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और यहाँ जो अध्यापक होगा उसके लिए भी वह अच्छा होगा क्योंकि अच्छा वातावरण सबको अच्छा ही लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने उद्देश्यों की लब्धि अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट अभी तक मैंने बताया, पाठ्यक्रम संप्रेषण, शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय का वातावरण। अब आते हैं चौथे बिंदु पर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। कुछ लोग कहते हैं कि फालतू की चीज है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हों, उसका सीधा मतलब यह है कि जो कुछ विद्यार्थी ने जाना है उसकी अभिव्यक्ति कर पा रहा है कि नहीं, और जाना भी है कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके संप्रेषण के लिए, उसको खोलने के लिए, उसको बाहरी समाज से जोड़ने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है और साथ साथ इससे टीम वर्क, समूह के साथ काम करने की भावना भी विकसित होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी अध्यापक को स्वायत्त होना चाहिए और उसके हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। अगला बिंदु, समाज उत्पादक कार्यों से संबद्धता, जिसे आप SUPW कहते हैं, सोशल यूटिलिटी प्रोडक्टिव वर्क। आखिर हम विद्यार्थी क्यों तैयार कर रहे हैं? विद्यार्थी को समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जब हम उसे एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो सिखाया कहां जाएगा? भाई अगर मान लीजिए तमाम सोशल इविल्स हैं तो उन इविल्स के प्रति सचेत कहां किया जाएगा? तंबाकू निषेध दिवस हम मनाते हैं तो हम बच्चों को यहां बता देंगे ये जहर है। जब हम ये बताएं कि हाँ मद्यपान बहुत ही गलत है, मद्य आपको पी जाएगी, आप मद्य को नहीं पीते, और जब हम तंबाकू खाने के वो दिखाएंगे चित्र इस तरह के, गले गले सड़े और मुंह इस तरह के, तब वो बच्चा अपने आप सचेत हो जाएगा कि हाँ इससे जो है हमें बच के रहना है। अब समाज को उत्थान के लिए करना क्या है? ग्रुप में इकट्ठे होकर के स्वच्छता के कार्यक्रम करने हैं और तमाम कार्यक्रम करने हैं। तो हमें सोशल यूटिलिटी प्रोडक्टिव वर्क के लिए अध्यापक के ऊपर दबाव न बना करके उसे स्वायत्त छोड़ना चाहिए। और अगले बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं अनुशासन। अनुशासन में सबसे अच्छा अनुशासन होता है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी स्वयं का अनुशासन। तो विद्यार्थी को इस तरह से अध्यापक तैयार करे कि केवल विद्यालय में नहीं, घर पर भी वो सुबह किस बजे कितने बजे उठ रहा है, प्राणायाम व्यायाम कब कर रहा है, नाश्ता कब कर रहा है, अधिगम के लिए कौन सा टाइम रखा हुआ है, विद्यालय नियत समय पर आ रहा है नहीं आ रहा है, विद्यालय का गणवेश धारण कर रहा है नहीं कर रहा। तो इन सारी चीजों के लिए अध्यापक, चूंकि वातावरण पहले बना चुका है और यहाँ पर यह अनुशासन आने पर उसकी पूरी जिंदगी में एक ऐसा अनुशासन आ जाएगा जिससे कि उसे अपने जिंदगी के सारे उद्देश्य मिल जाएंगे। और जिंदगी के सारे उद्देश्य मिल जाए, हमारे विद्यार्थियों के सपने पूरे हो जाएं, यही एक अध्यापक का सपना होता है। तो ये बहुत आवश्यक है और वो सपना अध्यापक की तुलना में पहले पूरा हो। तो इससे जो खुशी मिलती है, इससे जो ब्लड फॉर्मेशन हो जाता है, जो ताकत आती है, वो किसी चीज से नहीं आती। तो अपने विद्यार्थी को अपने से आगे खड़ा करने की व्यवस्था देने के लिए इस तरह के अनुशासन की आवश्यकता है और इसमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए, इसमें उसे स्वायत्तता मिलनी चाहिए। विद्यालय के अंदर एक और परिक्षेत्र है, वह शिक्षक छात्र संबंध। शिक्षक छात्र संबंध आप समझिए वैदिक काल में पिता और पुत्र की तरह से थे, बौद्ध काल में कुछ दोस्ताना हो गए
और मुगल या मुस्लिम काल में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और बहुत कठिन दंड की व्यवस्था थी। उसके बाद फिर आज़ाद भारत में चूंकि समय का अभाव हो गया, अध्यापक और विद्यार्थी का मिलन 45 मिनट का होने लगा, तो बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। आवश्यकता इस बात की, जो वैदिक काल के आदर्श संबंध थे जिसमें वह अपने अध्यापक का आचरण करता था, उस तरह के अच्छे संबंधों का फिर से पुनः स्थापनीकरण हो। तो इस तरह से विद्यालय परिक्षेत्र में, इन स्कूल प्रेमिसेस में शिक्षक को स्वायत्तता मिले कि वो इस स्थिति को बनाने का प्रयास करे। मैं एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूं कि विद्यालय परिक्षेत्र में, इन स्कूल प्रेमिसेस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पाठ्यक्रम संप्रेषण, दूसरा शिक्षण विधियों का प्रयोग, तीसरा विद्यालय का वातावरण, चौथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, पांचवा समाज उत्पादक कार्यों में, और छठा अनुशासन में, और सातवां शिक्षक और छात्र के संबंध में। अब हम विचार करते हैं कि विद्यालय परिक्षेत्र के बाहर क्या रोल हो, किस तरह की स्वायत्तता चाहिए अध्यापक को। हम केवल टीचर ऑटोनॉमी पर बात कर रहे हैं, हम विश्वविद्यालय स्वायत्तता या संस्था की स्वायत्तता पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में केवल टीचर ऑटोनॉमी है। तो टीचर ऑटोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे हैं, और विद्यालय परिक्षेत्र के बाहर उसे कौन कौन से रोल मिलने चाहिए। उसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम निर्माण में सहभागिता। ये एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम चले। अगर मान लीजिए पाठ्यक्रम में कोई चेंज आ रहा है तो उसमें सब अध्यापकों की राय ली जाए, एक टाइम दिया जाए कि इस समय तक आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, ये आप स्पष्ट रूप से लिख करके इस साइट पर डाल दीजिए या यहाँ पर भेज दीजिए। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिसके पैर न फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। हम ही जानते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को क्या चाहिए और देश की प्रगति के लिए क्या आवश्यक है। इसलिए ये मौका हमें मिलना चाहिए कि निर्माण में हमारी भी सहभागिता हो जाए, और उसके लिए एक समय सीमा हो। जो लोग नहीं करना चाह रहे उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हाँ कुछ नया हो, जो सृजनात्मक शक्ति रखते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र होनी ही चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा संबंधी नीति निर्णय। ये एक बहुत बड़ा परिक्षेत्र है, और इसमें अगर सहभागिता हो जाएगी, समझिए उस दिन देश बहुत आगे चला जाएगा। आज एक ही कार्य के लिए एक व्यक्ति को मिलते हैं 2 लाख रुपए, और एक व्यक्ति को मिलते हैं 15,000 रुपए या 10,000 रुपए। ये कैसा निर्णय। और शिक्षा के अंदर की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के लिए आप जिनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, वो एसी कमरों में बैठ करके निर्णय दे रहे हैं, उन्हें जमीन का अनुभव नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से कौन सी नीति हो, किस स्तर पर किस चीज को जोड़ा जाए, क्या प्रोजेक्ट भारत में आज भी इंटर के बाद जोड़ने की स्थिति है, इन सब चीजों के बारे में अध्यापक ज्यादा अच्छा जानता है। वो उन विद्यार्थियों के साथ कार्य कर रहा होता है, और जो लोग विद्यार्थी से कट गए हैं वो लोग इसके संबंध में निर्णय लेंगे तो कभी सही नहीं होंगे। और दूसरे, आप उनको उनके कार्य का मूल्य दीजिए और उनको पूरा सम्मान दीजिए। नीति निर्णय में उनके मतों को स्वीकार कीजिए और उसकी समीक्षा कीजिए कि क्या वो हिंदुस्तान की प्रगति के लिए आवश्यक है। तब आप उनको पार्टिसिपेट करने दें, तब आप उनके उस निर्णय को स्वीकार करें। तो इस तरह से शिक्षा संबंधी नीति निर्णय में भी अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तीसरी बात है प्रश्न पत्र निर्माण। प्रश्न पत्र निर्माण में जो आज की तकनीक है, उसमें एक व्यक्ति के पास लेटर जाता है और वो उस विषय का प्रश्न पत्र बना के दे देता है। बहुत जगह से प्रश्न मांगे जा सकते हैं, और उन प्रश्नों के सिलेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी की एक कमेटी, एक बॉडी हो सकती है, उसमें से उन प्रश्नों का सिलेक्शन हो सकता है हर यूनिट के हिसाब से, और उसके बाद एक प्रश्न पत्र का फॉर्मेशन हो सकता है जिसका सारा दायित्व उस विश्वविद्यालय का होगा या उस बोर्ड का होगा। तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन प्रश्न पत्रों के निर्माण में सामान्य समस्त अध्यापकों का योग हो, ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। और ऐसा करने से आप समझिए कि सारे परिक्षेत्र जो कि पाठ्यक्रम के हैं वो छुए जाएंगे। आजकल एक ही परिक्षेत्र को 50 बार छुआ जाता है और एक परिक्षेत्र बिल्कुल अछूता रह जाता है, जबकि विद्यार्थी से अगर सब कुछ पढ़वाना है तो समस्त में से प्रश्न आने चाहिए। अगली बात, मूल्यांकन व सुधार। मूल्यांकन में भी सभी अध्यापकों की, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस का हो, चाहे वो गवर्नमेंट परिक्षेत्र का हो, चाहे सरकारी क्षेत्र का हो, चाहे गैर सरकारी क्षेत्र का हो, सभी का रोल अगर पढ़ाने में है, सभी के पढ़ाई हुए विद्यार्थियों को एक जैसी मार्कशीट मिलती है, तो एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। आप ये समझिए कि अगर सरकारी क्षेत्र का एक
बीएड का ले लिया जाए कि 2 सरकारी विद्यालय ले लिए, वहां के पढ़ने वाले 200 विद्यार्थी, मेरा खुद का आकलन है 4 विद्यालयों का 400 विद्यार्थी लिए जो सरकारी क्षेत्र के थे और 400 विद्यार्थी लिए जो सेल्फ फाइनेंस पर क्षेत्र के थे। जब उनके रिजल्ट की तुलना की तो कोरिलेशन पॉजिटिव आया, मतलब उनमें सहसंबंध था। तो क्या फर्क हुआ फिर? वहां पर आप वो लाखों रुपए खर्च करके उसको लाए हो, यहाँ पर बहुत हजारों रुपए में वो आया। एक तो ये चीज देखने लायक है। दूसरी ये कि जो मूल्यांकन आपने किया है वैसा ही मूल्यांकन इनके द्वारा भी किया गया है, तभी तो सबके अंक एक ही जैसे आ रहे हैं। आपके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों के अंक भी वैसे ही हैं और यहाँ के भी। तो मूल्यांकन में तो सहभागिता हो ही, लेकिन इसमें कमी क्या है, ये मुख्य बात है। इसमें कमी क्या है, उस कमी को देखते हुए सुधार के लिए जून में कुछ ना कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम उसमें सुधार कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सर्वे सर्वा हैं और हम सर्वज्ञ हैं, हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है, सबसे हो सकती है गलती, लेकिन उसमें सुधार निरंतर किया जाना चाहिए। और अगर कोई भी नीति बन रही है शिक्षा के संबंध में तो वो दीर्घकालिक होनी चाहिए। तो इस तरह से इस विद्यालय परिक्षेत्र के बाहर भी अध्यापक का रोल है। इन पॉइंट्स को मैं एक बार पुनः बोल देता हूं। पहला, पाठ्यक्रम निर्माण में सहभागिता। दूसरा, शिक्षा संबंधी नीति निर्णयन। तीसरा, प्रश्न पत्र निर्माण। और चौथा, मूल्यांकन व सुधार। तो यहां पर आपने देखा कि टीचर्स ऑटोनॉमी, जो शिक्षक स्वायत्तता है, इसके पूरे परिक्षेत्र के ऊपर यहां पर विचार विमर्श हुआ। और मैं समझता हूं कि अब आपको शिक्षक स्वायत्तता समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने कल 10 किताबें देखी और उन 10 किताबों में शिक्षक स्वायत्तता पर एक आध लाइन बोल करके और लेखक भाग गए। और आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, आपकी विषय वस्तु के हिसाब से, आपके कोर्स के हिसाब से आपको टीचर ऑटोनॉमी पढ़नी है। तो आप यहां जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अधिगम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।